इस वक्त लोगों के सियासी मिजाज को समझने के लिए हम मौजूद हैं बिहार के भागलपुर में। और ये भागलपुर का ततारपुर इलाका है। सन 89 के वो दंगे आज तक भागलपुर के लोग भूल नहीं पाए हैं। खैर, अब माहौल चुनावी है। 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल पास है। दावे किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में दावा किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों के साथ आएगी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन है। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं नाम लेते हुए? शहाबुद्दीन बोल रहा हूँ तो इसलिए मुस्कुरा भी रहा हूँ। तो सिवान वाले शहाबुद्दीन? नहीं, भागलपुर के शहाबुद्दीन। अच्छा, तो मुझे लग गया कि शायद इसलिए मुस्कुरा रहे हैं आप। एक शहाबुद्दीन साहब किशनगंज से भी चुनाव लड़। जी, कॉमन नेम है ये। तो ये सर, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें मुद्दे क्या होंगे? इसमें मुद्दे तो दो तरह के मुद्दे होंगे। एक तो मुद्दा होगा राजनीतिक मुद्दा और एक होगा धार्मिक मुद्दा। आप जनता के मुद्दे की बात कर रहे हो? तो नहीं, दोनों जनता, राजनीतिक में भी जनता है और धर्म से जुड़े हुए भी जनता है। जनता को आप दो भाग में बांट दीजिए। एज ए मुस्लिम, अगर मैं मुस्लिम जनता की बात करूं तो सब दिन 47 देश की आज़ादी के बाद से मुस्लिम ठगा हुआ है। और ये आने वाला जो चुनाव है, जो राष्ट्रीय महापर्व है, इसमें भी मुस्लिम वोटर फिर से पुनः जो है उसको ठगा जाएगा। कौन ठगेगा? राजनीतिक पार्टियां ठगेंगी। अब देखिए, हमारा जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए राजनीति में, मेरी आबादी पूरे हिंदुस्तान में 15% है, बिहार में 18 पॉइंट समथिंग % है। मेरी उतना तो योगदान नहीं है राजनीति में, मुझे उतना कोई स्पेस भी नहीं दे रहा है राजनीतिक में। आज जो है डिप्टी सीएम बन रहे हैं, जिसकी आबादी 2% है वो डिप्टी सीएम है, जिसकी आबादी 5% है वो चीफ मिनिस्टर है, जिसकी आबादी 18% है उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो शहाबुद्दीन साहब, तो आपके बोलने से ना मुझे कुछ अंदाज़ा लग रहा है किसी और की बातों का। राहुल गांधी घूम रहे हैं, आसपास के इलाके में हैं आपके, अभी झारखंड में हैं, बंगाल में थे। और यहाँ जो अभी उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव जी, उनकी पार्टी अब ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं, कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप भी कुछ ऐसा ही मांग रहे हैं क्या? हिस्सेदारी तो चाहिए, हिस्सेदारी तो चाहिए, क्योंकि जब मेरा आपको वोट चाहिए, मेरा आपको टैक्स चाहिए, मेरा हर चीज़ चाहिए, तो फिर मुझे हिस्सेदारी क्यों नहीं चाहिए? मुझे हिस्सेदारी भी चाहिए, हर वो शख्स से चाहिए। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी से या तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव की भी पार्टी ने यहाँ 20 साल तक रूल किया, राहुल गांधी की पार्टी ने भी 70-75 साल रूल किया। तो सबने तो मुसलमानों को ठगा, किसी ने तो मुसलमानों को कोई हिस्सेदारी नहीं दिया, सबने वंचित किया उनको। तो मेरा तो अधिकार है, जो भी राजनीतिक पार्टियां आएँ, जो भी, मेरी उसी से यही मांग है कि कम से कम मुस्लिम समाज की जब आप वोट लेते हैं, वो सारा चीज़ लेते हैं और सब सुविधा भी देते हैं। वोट के तो बड़े ठेकेदार हैं पूरे हिंदुस्तान में। अब जैसे बिहार है, राष्ट्रीय जनता दल सीधे कहती है MY समीकरण, और मुसलमान बिल्कुल खुश हैं। ये मानी बात है कि उनके पीछे ज़्यादातर लोग जाते हैं। ये MY समीकरण सिर्फ ये वोट की राजनीति है सर। किसी एम को भी फायदा नहीं हुआ, किसी यादव को भी फायदा नहीं हुआ। आप MY समीकरण की जो सरकार 25 साल रही, उसका आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उसको आप स्क्रूटनी कर लीजिए कि मुसलमान की भागीदारी कितना है उसमें। आपको नहीं मिलेगा, एम तो नहीं मिलेगा, Y जरूर आपको मिल जाएगा। तो भागीदारी मिलेगी कैसे? तो राजनीतिक पार्टी हमको दे। हमारी मुसलमान जो है पहले तो शिक्षित, आप तो वोट ही देंगे ना, उसके बाद तो वो आपको आज तक देखी क्या मिला? वही हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे। मेरी हिस्सेदारी के मुताबिक, मेरी भागीदारी के मुताबिक हमारे लोगों को टिकट दे। सर, कुछ सीधे सवालों पे आते हैं। अभी बहुत तेज ये मुद्दा है, गर्म है, इसकी बात पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसे कैसे देखते हैं आप? ये तो एक अच्छा चीज़ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो उसमें मुसलमानों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी हिस्सेदारी घट रही है, मेरी हिस्सेदारी नहीं है कहीं भी, कहीं भागीदारी भी नहीं है, तो अगर UCC लागू हो जाता है तो हमारी भागीदारी मिल जाएगी। क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो समान नागरिकता समान हो जाएगा। आपको भी 10% मिलेगा, मुझे भी 10% मिलेगा। कहीं अगर 20% है तो मुझे भी 20% मिलेगा। सर, लेकिन ये भी तो बात की जा रही है कि रिलीजन की बात हो रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। कहा जा रहा है कि भैया हमारे लॉ, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, कहीं ना कहीं शरीयत के हिसाब से, और सिर्फ आपका ही नहीं, और भी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, और भी धर्म संप्रदाय के कुछ ना कुछ अपने रिलीजियस वो हैं, कह रहे हैं कि इस पे ये हमला है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक सिर्फ खाने पकाने की संस्था है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, कितने गरीब बच्चों का शादी कराया, कितने गरीब लड़कों को यूपीएससी का कोचिंग कराया, कितने गरीब मुसलमान बच्चों का वो नीट मेडिकल का तैयारी करवाया, कुछ नहीं करवाया। सिर्फ मस्जिद मंदिर के अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहीं कोई योगदान नहीं है। ये मंदिर मस्जिद सिर्फ वो नहीं कर रहे ना सर, और लोग भी तो कर रहे हैं। अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, अब वहाँ भी लोग नारे लगा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, तो कहीं ना कहीं तो सर ये दिल में एक चोट तो लगती होगी। नहीं, मुसलमानों के दिल में कोई चोट नहीं है, सच पूछिए तो ये उन्हीं ठेकेदारों को चोट लग रही है कि मुझे ठेका इस रोड का ठेका मुझे क्यों नहीं मिला। अगर इस रोड का ठेका इनको मिल गया तो हमको तकलीफ़ हो गई। भारत का मुसलमान राम मंदिर बनने से खुश है, एक मसला हल हो गया। जो मसला जो दंगे भागलपुर के लोगों ने राम मंदिर को लेके 89 का दंगा झेला है, मेरा घर उस घर को जलाया गया है, मेरे समाज के घर को जला दिया गया, तो ये दंगा हम लोगों ने झेला है, वो धर्म के ठेकेदारों ने नहीं झेला। वो दंगा के बाद आकर के कंबल जरूर बांट के चले गए, लेकिन झेले हैं हम, यहाँ के हिंदू मुसलमान झेला है। आज वो चीज़ शांति से है। तो सर आप जो ये तमाम बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो आपके ठेकेदार, राजनीतिक ठेकेदार जो हैं, मुसलमानों के सियासी ठेकेदार, मुझे लग नहीं रहा है कि उनको अच्छा लग रहा होगा। आपकी बातें अच्छी लग रही होगी। नहीं, जाहिर सी बात है उनको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं। भारत जब एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका तो हम धर्मनिरपेक्ष की बात न करें। अब तो यही कर रहे हैं सर। नहीं, कहाँ कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भी, सो कॉल्ड सेकुलर हैं सारे। ये भाजपा वाले फिर कैसे हैं? तो भाजपा वाले भी अपने एक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो यूसीसी लाते हैं तो फिर भाजपा वाले के पर भी मेरा दबाव बनेगा कि आप जब समान नागरिकता कानून लाए हैं तो हम भी नागरिक हैं भारत के, हमको भी समान अधिकार दिया जाए। वो तो लाए उसको ड्राफ्टिंग करे। अभी तो ड्राफ्ट पब्लिकली नहीं आया है कि वो यूसीसी का ड्राफ्ट क्या हो। आ गया सर, मतलब उत्तराखंड वाला आ गया। हाँ, उत्तराखंड तो बिल पेश हो गया, ठीक है, लगभग- बिहार वाला भी आ जाए, नॉर्थ ईस्ट वाला भी आ जाए। सबसे ज़्यादा जो यूसीसी में प्रॉब्लम होगा वो नॉर्थ ईस्ट में होगा, क्योंकि वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो है वो वहाँ का एक अलग संविधान है, चाहे वो असम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, मेघालय अब हो। सर बिल्कुल आखिरी सवाल, तो मैं क्या मानूं कि ये MY समीकरण चलता रहेगा या यहाँ टूटने वाला है? ये ध्वस्त हो जाएगा, नहीं चलेगा। अब फायदा किसको होगा? फ़ायदा वो होगा जो हमारी बात करेगा। एज ए मुस्लिम मैं यही बोल रहा हूँ, जो कोई तो नहीं कर रहा सर। नहीं करेगा। इस बार के मुसलमान जागरूक हैं, क्योंकि अब मंदिर मस्जिद का मसला बहुत हो गया है। ऐसी साहब आएंगे नाराए तकबीर करते हुए, क्या कर लेंगे? ओवैसी भी क्या कर रहे हैं? वो एक ही वर्ग की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी और बीजेपी में क्या फ़र्क है? बीजेपी तो कम से कम ठीक है कि वो यूसीसी की बात करता है, ओवैसी क्या कर रहा है? ओबीसी को मुस्लिम समर्थन नहीं है। अगर होता तो यूपी का वो 50 सीट जीत लेता। अगर उसको मुस्लिम समर्थन होता तो हैदराबाद के सारे सीटें जीत जाता। अगर वो मुस्लिम समर्थन होता तो बिहार में वो 4 सीट में, वो 5 सीट में 4 सीट गंवा नहीं देता। उसको मुस्लिम समर्थन नहीं है, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। बस। चलिए, धन्यवाद सर। सर आप बताइए, सर अपना नाम बताइए पहले मुझे। मेरा नाम अल्तमस बिहारी है। अल्तमस बिहारी, बड़ा शानदार नाम है सर। इधर देखेंगे तो हम साफ दिखेंगे दोनों। बिल्कुल। सर ये बताइए कि अल्तमस बिहारी हैं, तो ये बिहार के, अब से सीधा मुस्लिम मतदाताओं पे बात करता हूँ कि बिहार के मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है? सर देखिए, बिहार के जो मुस्लिम मतदाता हैं, इनके जो ठेकेदार लोग हैं वो इन्हें समय पर बरगलाते हैं। 5 साल इनकी पूछ लेने वाले कोई नहीं होते हैं। चुनाव के समय इनके जो ठेकेदार होते हैं वो अलग अलग जगह से मौलाना के रूप में, आलिम के रूप में आते हैं और इन्हें बरगलाते हैं। मेरी जो पर्सनल राय अगर आप लें तो मुसलमानों को जब सर्वे किया गया कांग्रेस के रीजन में, उसमें ये सर्वे रिपोर्ट आया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। कांग्रेस की सरकार रही, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यही तो दिक्कत हो गई सर। उन्होंने सिर्फ कहा, यही तो दिक्कत। उन्होंने सिर्फ कहा, लेकिन कहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को उन्होंने लागू कर दिया। उन्होंने कहा और ये कहते ही देखिए कि अब कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं मिल रहा। नहीं, कांग्रेस का नाम लेने वाले, कांग्रेस के नाम को जिंदा करने वाले जो वोटर थे वो मुसलमान और दलित वोटर थे। जब भारत आज़ाद हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आप अपना संविधान बनाओ। उसके बाद जो चुनाव हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से अब तक, जब तक कांग्रेस रही, लास्ट मनमोहन सिंह जी तक,
मुसलमान और दलित उनके एक मुश्त वोटर रहे। डरा के वोट ले रहे हैं। नहीं, डरा के वोट नहीं ले रहे थे, बल्कि वो बहला के वोट ले रहे थे। जिस तरह से दलितों के लिए दलित के नेताओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अंबेडकर जी ने क्या कहा? अंबेडकर जी का जो फोटो हम लोग देखते हैं, एक उंगली इस तरह से निकाले हुए, एक हाथ में किताब है। उन्होंने बताया अपने लोगों को कि भाई अगर तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुकाम हासिल करना है, तो तुमको शिक्षा लेना होगा और पार्लियामेंट में अपनी भागीदारी बनानी होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हम लोग मानने वाले हैं, उन्होंने कहा था इकरा इकरा बिस्म के रब्बी, रब का नाम लेकर पढ़। लेकिन मुसलमान पढ़ने में पीछे हो गए, धार्मिक शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए, लेकिन जो सांसारिक शिक्षा है उससे हम पिछड़ गए। और उसके लिए किसी सरकार ने हमें कामयाब करने के लिए अपनी अथक प्रयास नहीं किए। मुझे याद आ रहा है बहुत पहले मोदी जी ने कुछ बोला था, कुरान कंप्यूटर कुछ ऐसा बोला था। उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में कंप्यूटर होगा। लेकिन हमें जो वजीफ़ा दिया जा रहा था, हमें जो पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक की जो वजीफ़े दिए जा रहे थे, वो लगातार पिछले 2 साल से बंद है। चाहे इसका कारण जो भी रहा हो, सरकार दोषी हो, ब्यूरोक्रेट दोषी हो, या जहां जिस स्तर पर भी, ये मेरा पूरी तरह से बिहार में बंद है। सर ये बताइए आपके लिए, अल्तमस बिहारी साहब के लिए क्या खास मुद्दे होंगे इस चुनाव में, बिल्कुल पॉइंट वाइज? हमारे बस एक ही मुद्दे होंगे कि जो हमें हमारी आबादी के अनुसार, जिस तरह अंबेडकर जी ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट में आप नहीं होंगे, आपकी आवाज़ वहां बुलंद नहीं की जा सकती। बीजेपी तो टिकट देती नहीं आप लोग। मेरी मांग है, जो भी पार्टी हमें फिर ये मान के चलें कि बीजेपी का वोट, आपका वोट बीजेपी को नहीं मिले। अगर बीजेपी हमें टिकट देती है तो हम बीजेपी को जरूर वोट करेंगे, टिकट मिलने पे। हाँ बिल्कुल। कोई भी राजनीतिक पार्टी, इस बार मुसलमानों ने बहुत सोच समझ करके फैसला लेना का मन बनाया है। हमेशा होते थे ना कि जो लोग आते थे बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देना। हमारा मिशन वो नहीं है कि बीजेपी को हराने वाली पार्टी। हमारा मिशन है कि जो हमें टिकट देगा, जो हमें राजनीति में हिस्सेदारी देगा, जो हमारे विकास की बात करेगा, जो हमारे हित की बात करेगा, हम उसको जरूर वोट। और जो यूसीसी सीए एनआरसी की बात करेगा? सर यूसीसी सीए एनआरसी में गलत क्या है? कोई गलती नहीं है। आपसे कागज मांगे जा रहे हैं। सिर्फ मुझसे कहाँ कागज मांगे जा रहे हैं? सीए एनआरसी का मतलब यह है कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनका सिर्फ कहाँ मांगा जा रहा है कागज? कागज सभी लोगों से मांगा जा रहा। हाँ, ये कहा जा रहा कि दूसरे देश के जो अल्पसंख्यक हैं, जो धार्मिक दृष्टि से अगर सताए हुए इस देश, पाकिस्तान बांग्लादेश से हिंदू आएंगे उनको तो रख लेंगे, मुसलमान आएंगे तो नहीं। क्यों रखेंगे मुसलमान को? यहाँ मुसलमान कम है क्या जो हम रखेंगे? यहाँ वहाँ से हिंदू कम है क्या? वहाँ से कोई मुसलमान, हिंदू कम है सर सुना जाए ना, वहाँ से कोई मुसलमान धार्मिक दृष्टि से सता करके भारत आएंगे क्या? वहाँ जो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, भारत एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्री में इस्लाम के लोग धर्म के नाम पर नहीं सताए जा रहे हैं, तो फिर उनको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? हमारे लोग यहाँ सफिशिएंट हैं। अरे वहाँ तो मस्जिद में ब्लास्ट हो जा रहा है। मस्जिद में ब्लास्ट हो रहा, तो ये बताइए ना कि अभी हाल फिलहाल जुम्मे की नमाज में ब्लास्ट, मस्जिद वो क्यों ना आएंगे? मस्जिद में जो ब्लास्ट हो रहा है, तो ऐसा कर ले कि इस तरह की बात करके वहाँ जितने मुसलमान हैं, वो हमारे देश के अंदर लगातार अखंड भारत की मांग चल रही है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब हमारे साथ आकर के मिल जाएं, कांधार तक। बिल्कुल, जिस तरह से पहले वाला हिंदुस्तान था वैसा हिंदुस्तान। अल्तमस साहब, आप बिहार से हैं, अपने नाम के पीछे बिहारी भी लगाते हैं। ये बिहार में ये पलटी मारी बहुत हो रही है। देखिए, पलटी वाले मामले, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ, कैसे होगा? क्योंकि जो सांसद हैं आपके अभी उन्हीं की पार्टी के हैं। ये हम लोग बचपन में खेलते थे कोना कोनी कौन कोना, जो भी कोना पसंद होता था उस कोने में लोग चले जाते थे। बस उसी तरह का खेल सरकार कर रही है। भी तो उनको अपना विकास का मामला सोचना चाहिए था, देश के विकास का। राज्य कोना कोनी कौन कोना। जी, तो ये बताइए, नीतीश जी जो बीजेपी के साथ गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अब आगे वो किसी कोने में ही चले जाएंगे? नीतीश जी पुराने पॉलिटिशियन हैं और हम लोग से काफ़ी बड़े हैं। चूँकि सम्मान तो सभी का करना चाहिए, अगर बड़ा कुछ गलती भी करे तो उसकी गलती पर बहुत मर जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे। ये तो इनके दरवाजे हमेशा ये तो दोनों तरफ से हो रहा था। इतना नहीं हो रहा था। ये तो आरजेडी वाले भी बोल रहे थे। सम्राट चौधरी आपके आसपास के ही हैं शायद के, हैं? जी। तो वो
वो कहते थे इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, इलाज कराओ इनका। तो मैं तो सुन रहा था, सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे थे कि राजनीति में दरवाजे परिस्थिति बस बंद भी होते हैं, परिस्थिति बस खुलते भी हैं। तो फिर बीच में क्यों बोलते हैं कि मर जाएंगे, बंद कर दिया? ये सब जनता को दिग्भ्रमित करने का सिस्टम है, सबसे बेवकूफ़। अल्तमश भाई, अब बस लास्ट आखिरी सवाल, जी 3 लोगों के नाम ले रहा हूँ, जी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी। आपके पड़ोस में ज़्यादा करीब है, पटना से ज़्यादा करीब बंगाल है। अगर प्रधानमंत्री के लिए इन 3 चेहरों को आपके सामने रखा जाता है तो अल्तमश भाई 1, 2, 3 कैसे देंगे? मैं तो, चूँकि मेरे नाम के साथ अल्तमश बिहारी जुड़ा हुआ है और आप देख भी रहे हैं कि आपने मेरी प्रशंसा भी की, तो एक डसिंग पर्सनालिटी को ही चुनेगा, जो जिसकी चलने का स्टाइल भी हो, जो दूसरे देश के अंदर जब उतरते हैं। हम बता दीजिए सर, पब्लिक नहीं समझ। नरेंद्र मोदी 1 नंबर पे। 1 नंबर, 2 नंबर पे? 2 नंबर का कोई गुंजाइश ही नहीं है। भारत के संविधान में 2 नंबर का कोई गुंजाइश नहीं है। 1 नंबर पर जो आया बस वही। बाकी दूसरा विपक्ष की बात करेंगे तो वो मैं बताऊंगा कि मजबूत विपक्ष में कौन बैठ सकते हैं। क्या करना है जब आपने एक ही नंबर ही हाँ, चुना बस 1 नंबर। करतारपुर में ही मौजूद थे तो यहाँ कहा गया चाय पी ली जाए 1 कप। भाई साहब मिल गए यहीं पे डॉक्टर साहब की दुकान पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हिलाल सोहेल। जी, मोहम्मद हिलाल सोहेल। सुहेल साहब ये बताइए, मैं यहाँ ये पता करने आया हूँ कि माहौल क्या है मतदाताओं का। मोदी जी तो कह रहे हैं 370 तो सिर्फ बीजेपी को आएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि न्याय यात्रा न्याय दिलवा के छोड़ूंगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, इन दिनों होता क्या है कि कोई मतदाता खुलता ही नहीं कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो विपक्ष में है वो भी चुप रहते हैं, जो पक्ष में है वो भी चुप रहते हैं। कोई चुप नहीं है। कहा नहीं, आपको देखे जो ज़्यादा ज्वाइंट किया हुआ है वो अपना खुल के कि हम भाजपा के हैं तो हम भाजपा में रहेंगे, कोई कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस में रहते हैं, कोई राजद से है तो राजद से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन बीच के जो आदमी हैं वो खुलना नहीं चाहते हैं कि काहेला हम अपना फंड ज़्यादा चक्कर में पड़े कि कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़े। ये बताइए, चलिए वहाँ नहीं खुलते हैं लेकिन ये तो सब बताते ही हैं कि भैया अभी जो सरकार है केंद्र में, बिहार में, ये काम कैसा कर रहा है। देखिए, नीतीश जी तो काम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन उनका जो दल बदलाव जो मामला रहा है उससे उनका कैरेक्टर लूज हुआ है। कैरेक्टर लूज हो गया। तब ये एक इंसान को अपने मापदंड में हमेशा रहना चाहिए। उसी मापदंड में मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक है, पार्टी बदल लेना है, थोड़ा सा इमेज घटता है, ये दुनिया जानती है। हम भी अगर अपनी जुबान से पीछे हटते हैं। अरे आपको तो फक्र करना चाहिए, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 9 बार उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया, किसी ने हिंदुस्तान में नहीं लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें भी है तो लोग उनके इस बारे में भी सोचेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है पलटी मारने में। और ये हृदय से अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, आप अपने शर्तों को रखते है ना, लेकिन इधर उधर जाना 1 बार 2 बार 3 बार हुआ। उनका पलटी मारना ठीक नहीं लगता। मोदी जी तो 10 साल से वहीं बने पड़े हैं, अब वो कैसे लगता है? मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है, काम जो कर रहे हैं देश के हित में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो लोग हैं जो इधर उधर हिंदू मुस्लिम करते हैं उनको थोड़ा संभालें, ताकि देश में सबका अपना अपना सम्मान है और सबको सम्मान मिलनी चाहिए। और वो जो जात वाली बात कर रहे हैं कि वो जातिगत जाति विवाद या जाति बातें जो करते हैं लोग, वो क्या है कि अपना अपना मानसिकता है लोगों को किस तरह से है। सवाल है कि हर जाति के तो लोग हैं, इसको तो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे सोहेल भाई ये बताइए, हम लोग लग रहा है ना कि बहुत वो हाइपोथेटिकल बात सब कर रहे हैं। बिहार में तो हमने सुना कि जात पे ही वोट होता है, भैया यादव खड़ा है उसे भूमियार खड़ा है उसी को देंगे। ये समाज का एक माहौल बना दिया गया कि जात पर हो, लेकिन होना चाहिए कि कैरेक्टर के बेस पर होना चाहिए इलेक्शन, या कि और ये उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका अपना मर्यादा क्या है, उसका अपना बेस क्या है, इन बातों पर। पिछली बार जिनको यहाँ से चुना था आपने, क्या नाम है, बुलो मंडल, अजय मंडल जी हैं। हाँ, तो कैरेक्टर देख के चुना था। देखिए, ये समाज की दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, समझा, कि अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं और ऐसे लोग जिसको पार्टी ने टिकट दे दिया तो मजबूरी सब उसको ही देगा, क्योंकि पार्टी बेस पर इलेक्शन होता है इन दिनों में। और
आदमी के देख कर नहीं होता। अगर कोई बहुत अच्छा भी आदमी है, अगर पार्टी बढ़िया पार्टी नहीं है तो उसको क्यों वोट देगा? क्योंकि पार्टी को, संगठन को मजबूत करता है लोग। कौन सी पार्टी आपको अच्छी लग रही है? कांग्रेस, राजद, बीजेपी? देखिए, इनमें तो सब अपना अपना मानसिकता के हिसाब से चलता है। आपकी मानसिकता किससे मैच करती है? मानसिकता नीतीश जी से हमारा मानसिकता बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और समझे? जो अच्छा रहेगा उसको बोलेंगे, और उसका तुम पार्टी अब मानना ये अलग मामला हुआ। तो वो बीजेपी के साथ है तो सोहेल भाई उनको फिर पसंद करेंगे? उस इलेक्शन के वक्त सोचा जाएगा क्या माहौल आएगा। सोचने का स्पेस अभी बच रहा है। हाँ, बिल्कुल बचेगा। हम लोग के जैसे आदमी के लिए तो सोचने का मौका है। अच्छा, एक बात और बताइए, ये लोग कह रहे हैं ना कि बस अगर पढ़े लिखे को अगर वो टिकट कोई भी देते हैं, कोई भी पार्टी रहे, और अच्छा काम करने की शैली उनके अंदर है, तो जरूर सपोर्ट करेंगे। जात पात पर तो हम लोग वोट देते हैं, हम नहीं देते हैं खास करके। ये बताइए, लेकिन यही तो किया जा रहा है। आप जैसा आप कह रहे थे कि जात पात, धर्म, संप्रदाय, अब एक यूसीसी का मसला लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सरकार का जो अपना नियम है उसके हिसाब से चले। आपको फर्क नहीं पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? अरे लोग कह रहे हैं कि भैया ये हमारे मजहबी उस पर कहीं ना कहीं। ये तो उन लोगों का काम है जिन्होंने इस पर अपना पॉलिटिक्स खेलना हो। सवाल है कि आप इंडियन है या नहीं है, इसकी मापदंड देने में आपको क्या दिक्कत है? इंडियन वाली बात नहीं कर रहे। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया उसमें कह रहे हैं कि जैसे पहले होता था मुस्लिम मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, अब कुछ नहीं भैया, सब के लिए एक ही इंडियन मैरिज एक्ट। नहीं, देखिए, गोद लेने की प्रक्रिया सब एक तरह की, संपत्ति के निपटारे की प्रक्रिया सब एक तरह की। देखिए इसमें है क्या कि जिस धर्म के लोग अपनी अपनी मानसिकता, बहुत सारी चीज़ें, आप देश के अलग कोने में जाइए और भी जगह। आपसे पूछ रहा हूँ, आपके लिए यूसीसी आपको कैसा लग रहा है? ये देखिए, यूसीसी अगर है तो अपना सरकार जो काम कर रहा है उसके हिसाब से सही है। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो अभी बताएंगे, इसलिए कि हम अच्छे हैं, लेकिन और सब भी लोग हो जाए उसमें। आप अपनी बताइए, औरों से तो हम औरों से पूछ लेंगे। और से हम अपनी बात क्या करेंगे? आपको यूसीसी सही लग रहा है या लग रहा है कहीं सियासत है इसके पीछे? तो सियासत तो जाहिर सी बात है, सियासत बिल्कुल है। तो मतलब मैं समझ गया, आप बोलना नहीं चाह रहे। जो आपने कहा था कि चुप रहता है लोग, बीच वाला, आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर एक कसक है। नहीं, कसक है क्या कि इसको छेड़ा क्यों जा रहा है? जो लोग धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं उनको कोई छेड़ नहीं सकता है। अगर हमको हजारों के बीच में भी रहेंगे और लोग बोलेगा कि अपनी अल्लाह को भूल जाए, तो भूलेंगे? ये नहीं होता है। अल्लाह को भूलने की कहाँ बात की जा रही है? तो ये क्या है? क्योंकि जिसको मानते हैं तो उसका कानून तो भी मानना पड़ेगा। हम पहले संविधान मानेंगे या शरिया कानून? देखिए, पहले तो हम लोग पैदाइश से तो शरिया कानून से चलते हैं, और देश से जिसको मोहब्बत नहीं है वो अपने भाई का गोश्त खाता है। पहले हम लोग को हदीस में भी वाज़े तौर पर क्या कि जिसको देश से प्रेम नहीं है वो अपने भाई का गोश्त खाता है। हमें जहाँ तक आप लोगों ने ही बताया है कि कुरान में भी यही लिखा है, कुरान शरीफ में, कि पहले जिस मुल्क में रहते हो उस वतन के साथ आप उसके साथ खड़े रहो। बिल्कुल खड़े रहते हैं। देश के किस चित्र में हम बताएं कि हम देश के साथ कब हैं? फिर ये अभी भी आजमा के देखा जा तो सकता। आप यूसीसी से प्रसन्न नहीं है? प्रसन्न नहीं कि इसमें राजनीति है। यूसीसी मुद्दा रहेगा चुनाव में? ये हमको नहीं लगता कि ये काम करेगा। नहीं काम। नो, नहीं करेगा ये काम। और ये मोदी जी का कामकाज कैसा लगा पिछले 10 सालों में? बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ की जाए कम है। तो फिर शाहनवाज भाई को हम सोचे कि यहाँ से वो फिर चुनाव लड़े तो आप भेज देंगे संसद? तो वो इस बार उनको टिकट मिलने का चांस होगा तो जरूर देंगे। अच्छे आदमी है। सोहेल भाई देंगे शाहनवाज भाई को वोट? बिल्कुल देंगे। झंडा भाजपा का है। झंडा भाजपा का तो आदमी तो हम तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि अच्छे आदमी को दें, उसमें आदमी जात पात नहीं देखेगा। अभी तो आप कह रहे थे कि 28 जनवरी के पहले नीतीश जी बड़े अच्छे थे, अब खराब हो गए। नहीं, नीतीश जी अच्छे थे, अच्छा काम कर रहे थे, उनकी मानसिकता पर हम नहीं कर रहे हैं। इंसान है, वो गलती कर सकता है, ऐसा थोड़े हमसे गलती नहीं होती है। देखिए, एक बार गलती करे इंसान, 2 बार करे और 3 बार करे तो क्या? नहीं, क्या कहते हैं 3 बार जो करे तो? नहीं वो शब्द बता दीजिए। नहीं, उन बातों पर मैं नहीं जाऊंगा। चलिए चलेंगे और किसी इलाके में बात करेंगे लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कहता है इनका सियासी मिजाज। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पप्पू हुआ।
पप्पू ही नाम है या कुछ और? अरशद नाम हुआ जी। अरशद भाई दुकान है आपकी? जी हाँ, दुकान हमारी है। कैसी चल रही दुकानदारी? बस दुकानदारी तो मिला जुला के चल रही है, पहले जैसे चल रही थी वैसे चल नहीं रही है, क्योंकि अभी महंगाई इस कदर हो गई है कि मत पूछिए। किसी सामान का कल तक जो बेचते थे हम लोग 8 रुपये में, आज बेचना पड़ रहा है 11 रुपये। तो लोगों का जो है परचेजिंग करने की कैपेसिटी इसकी वजह से कम हो गया। कल तक लोग 10 पीस खरीदते थे, आज वो 5 पीस खरीदते। अरशद भाई ये बताइए, जो चुनाव आ रहा है इसमें अरशद भाई के लिए महंगाई मुद्दा होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश में मुद्दा यही होना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दा को लेते हुए ही सरकार चुनना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है कि सन 89 के बाद से जो भागलपुर दंगे वाला कांड हुआ, उसके बाद से भागलपुर में अब तक ये मुद्दे नहीं रहते, मुद्दा मजहब का ही आ जाता है। क्या कीजिएगा, लोगों की मेंटेलिटी हो गई है इस टाइप की, तो क्या किया जाए। अरशद भाई के लिए मजहब एक मुद्दा है? मजहब अपनी जगह पे है, वोट करने के लिए? वोट करने के लिए कोई मुद्दा नहीं। मजहब मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। ये मुद्दा बेकार मुद्दा है। ये मजहब तो है, देखिए आपका मजहब अपनी जगह पे है। जब आपका पेट भरा रहेगा तब मजहब भी है। तो पेट भरा है आजकल? नहीं, अभी ये समझिए कि एक रोटी में समझिए कि आपका आधा रोटी खा रहे हैं लोग। तो कौन जिम्मेवार इसके लिए? जिम्मेदार तो आज की जो करंट सरकार है वो है। कौन सी वाली, केंद्र वाली, राज्य वाली? केंद्र और राज्य दोनों है, दोनों की है। मतलब मोदी जी ने अपना काम अच्छे से नहीं किया? कम पूरे अच्छे ढंग से नहीं किया, कुछ किया कुछ नहीं किया। कंप्लीट होनी चाहिए सारा काम, तभी सारा चीज। कुछ क्या किया? जी, कुछ क्या किया? कुछ में तो आपके थोड़ा लोगों की सहूलियत के लिए कुछ डिजिटल वगैरह सब जो लाए हैं, तो ये कुछ सहूलियत हुआ। डिजिटल पेमेंट आपके यहाँ हो रहा है? हाँ, कुछ सहूलियत है इसमें कि बैंक भाग दौड़ तो नहीं करना पड़ता है। ये आपके जो है बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। सरकार को आप फिर से लाना चाहेंगे या आप चाहते हैं कोई और सरकार? नहीं, सरकार अगर मस्जिद मुद्दे को हटा के मस्जिद मंदिर को आती है तो लाना चाहेंगे। अगर वो लाना, अगर लेके उस मुद्दे को लेके आती है तो फिर लाना बेकार है। मतलब आप कह रहे हैं जो बीजेपी की सरकार अभी चल रही है वो अगर मंदिर मस्जिद की बात करेंगे तो आप उनके साथ नहीं? नहीं, उनके साथ नहीं। विकास की बात करेंगे तो? विकास की बात करेंगे उनके साथ हैं, विकास के साथ हैं हम। लेकिन आपको तो एक खास दल से जोड़ दिया जाता है, जो आका हैं वो भी यही कहते हैं कि ये कहाँ जाएंगे, ये तो मेरे हैं, हम इनके ठेकेदार हैं, MY समीकरण। ना, ये तो देखिए हम आपकी भी गलती है कि हम लोग 10 लोग हैं, 10 लोग कुछ चंद लोग जो है कुछ पैसे लेकर इधर का उधर हो जाता है, जिसकी वजह से MY समीकरण की बात करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके मुस्लिम यादव समीकरण ये तो होता ही रहा, होता रहेगा सर, चलेगा? हाँ, चलता रहेगा। ये बिहार में MY चलेगा? सब जगह जब तो होता ही रहता है। ये हमेशा शुरू से लेके अब 47 के बाद से लेकर आज तक तो होता ही रहा है। मतलब अरशद भाई माई, जी अरशद भाई के लिए माई, हाँ, MY। MY। धन्यवाद अरशद भाई। चलिए आलम साहब ये बताइए, अब तो लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पे है, अब बहुत सारे नेता आएंगे कहेंगे हम ही आपके महबूब हैं, बिल्कुल आपके लिए क्या लग रहा है, कौन होना चाहिए महबूब? नहीं, बिहार का महबूब तो नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार जो है, जो बिहार के अंदर जो काम किया है वो काम को भुलाया नहीं जा सकता है। और नीतीश कुमार ने बिहार के छवि को आज जो है, नीतीश कुमार का मॉडल देश विदेश में भी याद किया जा रहा है। लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार छवि खराब कर दिया, पलटी मार के देखिए, पलटी मारे वो कहाँ रहे, जनता को क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, विकास। हम लोगों को विकास चाहिए। हम लोग के विकास में हम लोग जो है देख रहे हैं विकास को, तो विकास के सवाल पर हम लोग काम चाहते हैं। और आज जो बिहार के अंदर जो काम हुआ है वो बरसों में नहीं। तो मोदी जी के साथ चले गए तो हमको मोदी जी से मतलब नहीं है। मतलब हमारा जो है, हम लोग के बिहार के जो CM है नीतीश कुमार, जो आज रोजगार पर। तो नीतीश कुमार के साथ वाले मोदी जी देखिए ना, अब UCC लेके आ रहे हैं, देखिए सबके लिए एक नियम कानून। क्या लेके, देखिए वो तो पॉलिटिकल मामला है, क्या लेके आएंगे क्या नहीं। अभी जो हम लोगों का मुद्दा वोट दे दीजिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से अभी तो जदयू का सांसद है, ठीक है, मान लीजिए चुनाव में यहाँ ये सीट भाजपा का कैंडिडेट लड़ता है नीतीश जी के साथ गठबंधन में, तो आप दे देंगे भाजपा को वोट? हम लोग नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट देंगे। कैंडिडेट भाजपा का हो या जदयू का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर आज जो नौकरी दिए, UCC से कोई फर्क नहीं पड़ता?
अभी तो कोई सवाल ही नहीं है उसका, अभी वो मुद्दे नहीं है, अभी मुद्दा विकास का है। नौकरी तो तेजस्वी यादव ने कहा हमने दिया है। सब जानता है नीतीश कुमार के नीति आज से इतना दिन तो तेजस्वी सरकार में कितना दिन रहे, लालू की सरकार नीतीश कितनी दिन कुमार तो रही? चुनाव के वक्त कहते थे कि इसका दिमाग खराब हो गया, पैसा कहाँ से लाएगा सैलरी देने के लिए। याद है ना विधानसभा चुनाव में कि कहाँ से नौकरी देगा, तो तेजस्वी यादव ने दे दिया। नहीं तेजस्वी का क्या औकात है नौकरी देने का। नीतीश कुमार ने जो वादा किया, आज युवा में देखिए कितना, आज जो पढ़े लिखे शिक्षक जो बेरोजगार थे, मेरे छात्र छात्राएं जो महिला हैं, तो उसके पहले क्यों नहीं दिए जब भाजपा के साथ थे? ठीक है, थे उसके पहले प्लानिंग नहीं था, अभी तो प्लानिंग नीतीश जी का चल रहा है निकाह तलाक इद्दत हलाला, निकाह तलाक इद्दत हलाला। वो सब देखिए वो क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग पक्ष वाले कह रहे हैं ना कि इनका निकाह हो रहा है, तलाक हो रहा है, फिर हलाला हो रहा है। विपक्ष वाले तो कहेंगे ही, इसलिए कि उनको वोट को लेना है, लेकिन हम जानते हैं नीतीश कुमार जो जितना भी काम कर रहे हैं उसको झुटलाया नहीं जा सकता। मतलब महबूब भाई को फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी है कि कौन है। उससे नहीं, हम लोग का नेता, हम लोग सीएम मानते हैं नीतीश कुमार को, बिहार के चेहरे हैं नीतीश कुमार। भैया आपका क्या नाम है? सैयद साकिर हुसैन। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्हीं के चेहरे पे वोट देंगे। जी हाँ, जी हाँ। अरे इतना पलटी मार रहे हैं, अभी बीजेपी के साथ पलटी चले से क्या है, काम जो कर रहे हैं काम तो अच्छा कर रहे हैं गए। ना। क्या नाम बताए थे? सैयद साकिर हुसैन। एक सेकंड सैयद भाई, ये बताइए तू तो उस पार्टी के साथ चले गए, मोदी जी की जो सरकार है वो अब यूसीसी एनआरसी सीए, उससे कोई नहीं, काम से अच्छा है, काम अच्छा कर रहे हैं ना। लेकिन मोदी जी के साथ है ना। जी हाँ, हाँ? जी हाँ, तब भी चलेंगे। हाँ। हाँ क्या कह रहे थे भैया? कह रहे भाई काम जो इधर करेगा, आइए। देश का जो काम विकास करेगा, जनता। अब्बास नाम है मेरा। अब्बास भाई तो आपको कौन पसंद आ रहा है? भाई पसंद हमको वही आता है जो कि काम मेरे देश का करता है, विकास करता है, उसी को पसंद करते तेजस्वी हैं। यादव ने काम किया। वो तो ऐसे बकता रहता है। अभी मेरे जगह पर जो काम कर रहे नीतीश कुमार, जो अभी दिखा रहा है, जो हम उसी को चाहेंगे।